इस दुनिया में हर दिन सैकड़ों लोग मरते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से मरते हैं, कुछ आत्महत्या करते हैं और कुछ हत्या में मारे जाते हैं। और फोरेंसिक विशेषज्ञ का पूरा करियर विभिन्न प्रकार की घटनाओं का सामना करना होता है। वांग मेली एक फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं। मृत शरीर की जांच के अलावा उसे अक्सर जांच अधिकारी के साथ घटनास्थल पर जाना पड़ता है। यहाँ मैं यह जोर देना चाहता हूँ कि फोरेंसिक विशेषज्ञ और जांच अधिकारी में अंतर होता है। जांच अधिकारी को पेशेवर कानूनी ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह मुख्य रूप से अप्राकृतिक मृत्यु मामलों की जांच रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। और फाई एक फ्रंटलाइन तकनीकी काम है जो सीधे शवों की जांच करता है। यह प्रणाली ब्रिटेन में उत्पन्न हुई और हमारे देश में इसे फाई कहा जाता है। जबकि घटनास्थल पर शव परीक्षण करने वाले पुलिस फाई होते हैं। बाद में साक्ष्यों की पुष्टि और जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होती है जो जांच यूएन फाई पूरी करते हैं। घटनास्थल की भयावहता और रक्त रंजित स्थिति आम इंसान के लिए सहन करना मुश्किल होता है, लेकिन वांग मेली के लिए यह अब तक सामान्य हो चुका है। रोजाना ऐसे दृश्य देखने से उसने इंसानों से परे एक मानसिक क्षमता विकसित कर ली है। लेकिन एक बात आम लोगों की तरह है कि वे हत्या के दृश्य हमेशा उसके दिमाग में उभरते रहते हैं। उस रात जब वह काम से लौटकर अपने अपार्टमेंट आई, दरवाजा खोला और लाइट ऑन की, फिर किचन में जाकर बचा हुआ खाना गर्म किया और खाने की मेज पर बैठ गई। उसका दिमाग अपने आप हर एक मौत का विश्लेषण करने लगता। वह ध्यान भटकाने के लिए कुछ और चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करती है, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाती है और अंततः वही भयानक दृश्य उसे घेर लेते हैं। यह सब उसकी दुखद अनुभव से जुड़ा है। स्कूल में अक्सर सहपाठियों द्वारा सताई जाती थी। बड़े होने पर भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। पहले उसके माता पिता बीमारी से गुजर गए और 1 साल पहले उसके पति एक कार दुर्घटना में उससे बिछड़ गए। इस तरह के दर्द को सहन करना उसके लिए मुश्किल था। वह बाथरूम में 1 घंटे से अधिक समय तक शॉवर लेती रही। पानी उसके सिर से उसके शरीर पर बहता रहा। एक तरह से वह चाहती थी कि गर्म पानी इस दर्द को दूर कर दे। अचानक बाथरूम की लाइट बंद हो गई। वह अंधेरे में टटोलते हुए लिविंग रूम में आई और कुछ स्विच आजमाए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिससे उसे एहसास हुआ कि संभवतः बिजली चली गई है। उसने किसी तरह माचिस का एक डिब्बा और एक मोमबत्ती खोजकर उसे जलाया और मध्यम मोमबत्ती की रोशनी में अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ा। दिन की घटनाएं उसके दिमाग में फिर से आने लगी, लेकिन उसे अपनी नींद का समय सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि अगले दिन उसे फिर से शवों की जांच करनी थी। न जाने कैसे हाल ही में एक श्रृंखला के रूप में अप्राकृतिक मृत्यु के मामले सामने आए हैं और घटनास्थल पर कोई भी मूल्यवान सुराग नहीं मिल रहा है। वांग मेली लगातार कई दिनों तक काम से घर लौटकर इन दिनों के मामलों के बारे में लगातार सोचते रहे कि आखिर वे हत्या के शिकार हुए थे या आत्महत्या। खाना खाते समय सोचते थे, नहाते समय सोचते थे, सोने से पहले भी सोच रही थी, समझ नहीं आ रही थी। फिर उसने लाइट बंद कर सोने का फैसला किया। तभी वांग मेली को महसूस हुआ कि दरवाजे पर कुछ खड़ा है। फिर से लाइट चालू करने पर वह साया गायब हो गया था। वांग मेली भयानक डर से जड़ हो गई, क्योंकि उसने सच में दरवाजे पर एक छोटा साया देखा था। वांग मेली दरवाजे की ओर देखकर सांस लेने से डर रही थी। वह बिस्तर से उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और बाहर जाकर देखने की तो बात ही दूर थी। कुछ मिनटों के बाद अचानक दरवाजे के पास एक हाथ दिखाई दिया और फिर एक काली आकृति धीरे धीरे किनारे से झांकने लगी। यह एक छोटे आदमी की तरह लग रहा था। जैसे ही वह कमरे में आया, वांग मेली ने अपनी चादर खींचकर अपने चेहरे पर ढक ली। छोटा आदमी धीरे धीरे वांग मेली की ओर बढ़ा। बिस्तर के कोने तक पहुंचकर वह वहां खड़ा होकर वांग मेली को घूरने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हो गया। ये वाकई एक छोटा आदमी था। वांग मेली डर के मारे जोर से चिल्लाना चाहती थी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई। फिर छोटा आदमी उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसे बताया कि वह चिंता न करे, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह केवल किसी से बात करना चाहता है। इसके बाद के कुछ घंटों में वे एक दूसरे के सामने दिल खोलकर बातें करने लगे। वांग मेली ने अपनी दुखदायी घटनाओं और काम और जीवन में उसके संघर्षों के बारे में बताया। वह नहीं जानती थी कि ये दिन कब तक चलेंगे। छोटा आदमी उसके जीवन के मार्गदर्शक की तरह उसे समझा रहा था। बातचीत देर रात तक चलती रही। जब वांग मेली ने अपनी सारी पीड़ा व्यक्त कर दी तो वह बेहतर महसूस करने लगी। वर्षों बाद यह उसकी सबसे शांतिपूर्ण नींद थी। वह सुबह तक सोती रही। जब वह काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसने देखा कि बेडसाइड टेबल पर एक लिफाफा और है। इस लिफाफे ने उसे चौंका दिया और उसके दिमाग में तत्काल मौत का दृश्य फिर से चलने लगा। इस अवधि में उसने जिन 10 कमरों का सामना किया, उनमें से हर एक में उसे एक जैसे लिफाफे मिले। इसका मतलब है कि वांग मेली जल्द ही उनमें शामिल होने वाली है और इस समय वह पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मेरे एक सहपाठी एक मरते हुए विकृति हैं। क्या आपके पास कभी कक्षा में ध्यान भटकने का अनुभव हुआ है? मेरे जैसे जो कक्षा में सहपाठियों के साथ पर्ची पास करता है, कृपया हाथ उठाएं। मैंने और क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की ने इस वीडियो पर चर्चा करते हुए पर्ची पास की। हम लोग बहुत खुश होकर बातें कर रहे थे। छुट्टी के बाद मैंने बातचीत वाली चिट्ठी को फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जब छुट्टी के बाद मैं घर लौट रहा था तो अचानक मुझे याद आया कि शिक्षक द्वारा दिया गया स्नान ब्रश कक्षा में ही रह गया है। जब मैं वापस कक्षा में गया तब मैंने देखा कि कक्षा का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज किए कक्षा के दरवाजे पर आया। मैंने कक्षा के अंदर से अजीब आवाज सुनी। मैंने खिड़की से चुपके से अंदर झांक कर देखा। मैंने देखा कि मेरा वह अजीब सहपाठी कूड़ेदान के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने फटे हुए कागज के टुकड़े बिखरे थे, जो मेरे और क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के बीच बातचीत के दौरान पास किए गए थे।
मेरा वह विक्षिप्त सहपाठी उन फाड़े गए कागज के टुकड़ों को जोड़ने की तैयारी कर रहा था, उन पर लिखे रहस्यों को देखने के प्रयास में। आपने कभी शैतान को देखा है? ऐसा लगता है कि यह चीजें केवल फिल्मों में ही होती हैं, लेकिन मैंने असल में एक कहानी का सामना किया था। ये 12 साल पहले की बात है, जब मैं अभी मिडिल स्कूल में था। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था। क्यों? सिर्फ उसकी आंखों को देखकर ही उस एहसास में डूब जाते हैं। उसके बाद से मैं उसकी आंखों में फिर से सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। पर उसका नाम अजीब है। ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? उदाहरण के लिए अचानक से अच्छे अंक लाना, या एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लेना, या फिर एक हैंडसम और संपन्न बॉयफ्रेंड होना। उसने मुझसे कहा, चाहे तुम कुछ भी चाहो, मेरे पास उसे पूरा करने का तरीका है। इस अचानक बात ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। मैंने उससे पूछा, तुम क्या कह रही हो? इसका क्या मतलब है? उसने जवाब दिया कि यह समझ में नहीं आ रहा। तुम जो चाहो वह पा सकते हो। जब मैंने देखा तो वह वास्तव में खून से लथपथ जानवरों की खालों का ढेर था, जिससे मैं डरकर चीख उठी और पूछा, ये कौन सी चीज है? उसने हल्के से जवाब दिया कि मैंने अपनी बिल्ली को शैतान को समर्पित कर दिया, और फिर सच में मेरी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा कहते हुए उसने एक फोटो निकाली। उसमें हमारे पुराने एक लड़के की फोटो थी। फिर कहा, देखो, अब वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं बेहद चौंक गई। उसने मुझे यह भी बताया कि अगर तुम शैतान के साथ कोई सौदा कर सकते हो तो तुम्हें अपनी चाही हुई हर चीज मिल जाएगी। मैं नहीं जानता कि उसने इन दानव सिद्धांतों पर विश्वास करना कब शुरू किया। खैर, उसके बाद से मैंने उससे संबंध तोड़ने का निर्णय लिया। स्कूल में सभी लोगों को लगता है कि वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गया है, और अब वह सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं रहा। मैं उससे लंबे समय तक बचता रहा, जब तक कि एक दिन उसने मुझे गलियारे में रोककर कहा कि शैतान तुम्हें दंडित करने वाला है। फिर अचानक एक अत्यधिक तीखी और डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन्हें दुनिया भर में फैला दूंगा, ताकि कोई तुम्हारे शरीर को खोज न सके। वे टुकड़े कौवे और कीड़े खा जाएंगे, और तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो पाया कि मैं पागलपन में अपनी कलाई चबा रही हूँ। कुछ सहपाठी मुझे आत्मक्षति से रोकने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें सामने देखकर पागलों की तरह हंसते हुए मैंने अपने खुद की कलाई को काटने वाले दांत को हटाया और हैरान होकर जमीन पर गिर पड़ा। कलाई से अभी भी खून बह रहा था। अगर उन कुछ सहपाठियों ने मुझे नहीं रोका होता तो शायद मैं खुद को काटकर मार डालता। इस बात को मैं हमेशा अपने माता पिता से कहने से डरता रहा। मुझे डर था कि वे मुझे मानसिक रोगी समझकर कहीं बंद कर देंगे। हाई स्कूल में पहुंचने के बाद हमारा परिवार दूसरे शहर में चला गया और आखिरकार आईनाई से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। मैंने फिर कभी उससे कोई संपर्क नहीं किया जब तक कि कॉलेज में नहीं पहुंच गया, और तभी मैंने आईनाई के बारे में एक संयोगवश सुना। कहा जाता है कि वह हाई स्कूल में पढ़ते समय 3 दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए गया था, जिनमें से 2 दोस्तों ने अचानक एक दूसरे को दीवाना होकर काटना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप दोनों की गर्दन काट दी गई। खून बहने से मर गया। एक अन्य सहपाठी पुलिस को रिपोर्ट करने भागा। पुलिस के आने पर उन्होंने पाया कि एनी सचमुच अपने दोस्त की लाश से बात कर रहा था। पुलिस को उस सहपाठी से पता चला जिसने भागकर रिपोर्ट किया था कि एनी हमेशा कहता था कि उसका सपना एक शक्तिशाली शैतान बनना है। तुम जल्दी ही जेल में बंद हो गए और अब भी वहां सजा काट रहे हो। समय के साथ मैं वयस्क हो गया हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं कह सकता कि यह चिंता है या डर। अगर मैंने उससे संबंध नहीं तोड़े होते तो बहुत संभव था कि शैतान को बलिदान में चढ़ने वाला व्यक्ति मैं ही होता।